हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट एम्पियर्स लॉ एंड हमने एम्पियर्स लॉ के कई एप्लीकेशंस की भी चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए या फिर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई कर सकता है, जिस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और उसी मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा आज की इस वीडियो में हम काफी डिटेल में करेंगे। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ किसी b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए, तब उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होती है q इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए तो उस पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो होगी q इंटू वी क्रॉस बी। अगर हमें इस मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यहाँ पे v क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को पुट कर देना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो वेक्टर्स a एंड b के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b हम जानते हैं ए बी साइन थीटा होता है, जहां पे थीटा वेक्टर्स a एंड b के बीच का एंगल होता है। ठीक उसी तरीके से v क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड होगी वो v b साइन थीटा हो जानी चाहिए। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड चाहिए तब ये होगी q इंटू वी बी साइन थीटा। v क्रॉस b को हम v b साइन थीटा लिख सकते हैं, जहां पर थीटा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब देखिए, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर भी v क्रॉस b का एक डायरेक्शन होना चाहिए। यहां पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और मिलने वाला रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर हमारा पार्टिकल की पोलैरिटी पॉजिटिव हो, अगर हमारे द्वारा लिया गया चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तब उस केस में v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का भी होगा। बट अगर हमारे द्वारा लिया गया पार्टिकल की पोलैरिटी नेगेटिव हो, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, इन दैट केस v क्रॉस b के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट में मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो हमने क्या कहा कि अगर q पॉजिटिव है तो v क्रॉस b की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, और अगर q नेगेटिव है तो v क्रॉस b के ऑपोजिट में मैग्नेटिक फोर्स होगा। और इस बात को यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर q पॉजिटिव है देन द डायरेक्शन ऑफ f इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, एंड इफ q इज नेगेटिव इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ f इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिचुएशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस केस में आप देखिए, q चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है। तब इस केस में अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है पार्टिकल पे तो मुझे q इंटू वी क्रॉस बी करना होगा। मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड q वी बी साइन थीटा हो जाएगी। इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो मुझको ऑब्वियसली v क्रॉस b का डायरेक्शन पहले निकालना होगा। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हमें आता है। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, और मुझे इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के हिसाब से वेक्टर a की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना है, वेक्टर b की तरफ हमें अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करना है, रोटेट करना है। थंब से हमें a क्रॉस b का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक इसी नोट पे अगर हमें v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना है तो वेलोसिटी v की तरफ हमें राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड b की तरफ टर्न करना है। थंब हमें v क्रॉस b का डायरेक्शन देगा। तब इस सिचुएशन में आप देखिए, वेलोसिटी v राइट की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड b वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए इनवर्ड एक्ट कर रही है।
तो मैंने वेलोसिटी v की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड मैंने मैग्नेटिक फील्ड b की तरफ टर्न किया, तो थंब मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है और उस हिसाब से v क्रॉस b ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। मैंने इस सिचुएशन में q की पोलैरिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को इमेजिन किया हुआ है और इसीलिए क्योंकि v क्रॉस b ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स भी मैंने ऊपर की तरफ ही दिखाया हुआ है। अगर इस चार्ज्ड पार्टिकल की पोलैरिटी में नेगेटिव लिया होता तब उस केस में इस पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b के ऑपोजिट होता, मतलब नीचे की तरफ होता। यहां पर एक बात काफी क्लियरली आपको समझना चाहिए कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उन दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि आप देखिए v मेरा राइटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनवर्ड है, तो v एंड b का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है इस सिचुएशन के हिसाब से, बट मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखिए वर्टिकल आ रहा है। इसका यह मतलब है जिस प्लेन में पार्टिकल की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर में ही मैग्नेटिक फोर्स होगा। मतलब मैं बिल्कुल कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी v दोनों के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फोर्स होगा और इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं F इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड b। ये बात आपको यहां पे काफी अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। अब हम अलग अलग सिचुएशंस में ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नेटिक फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण पार्टिकल की क्या ट्रेजेक्टरी होगी। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके डिफरेंट सिचुएशंस में मैग्नेटिक फोर्स को समझने की। नाउ जिसमें मेरा पहला केस है v इक्वल टू 0। इसका यह मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो थमा हुआ है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, और हम ये देखना चाहते हैं कि उस केस में उस पार्टिकल पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने सीखा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तब इस केस में आप वेलोसिटी v की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो मेरा RHS 0 हो जाएगा और उस हिसाब से मेरे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे हम एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थमा हुआ हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में या मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो, तब उस केस में उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। थमे हुए पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती और ये हमारा पहला कंक्लूजन है। सो अगर पार्टिकल थमा हुआ हो द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड केस, मान लेते कि सेकेंड केस में हमारे पास पार्टिकल जो है उसके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है या तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हैं या तो एंटी पैरेलल हैं, और उस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। सो अगेन मैं सेम फॉर्मूले को यूज करता हूं। तो मैं अगर मैग्नेटिक फोर्स सेकंड केस में निकालना चाहता हूं तो मुझको थीटा की जगह में 0 डिग्री पुट करना होगा, और सेकंड अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो हमको 180 डिग्री पुट करना होगा। तो ये बात हमें अच्छे से मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस केस में क्योंकि साइन की वैल्यू 0 आ रही है जिससे मेरा RHS 0 हो गया, तब इस हिसाब से अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देन मैग्नेटिक फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इसका यह भी मतलब रहा कि पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल के पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी है, बट उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, तब उस केस में भी पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब इस केस में अगर हम बात करें ट्रेजेक्टरी की तो क्या होगा। अब क्योंकि पार्टिकल पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो पार्टिकल की एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी।
अब अगर पार्टिकल की एक्सीलरेशन 0 है तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। इसका यह मतलब है पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक सीधे रास्ते में चलेगी, इट विल ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तब इस केस में अगर मैं ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को बिना बदले यूनिफॉर्मली सीधे रास्ते पे एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में हम थीटा की वैल्यू को मेंटेन करते हैं 90 डिग्री। क्या होगा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री हो? इस सिचुएशन को हम एनालिसिस करके देखते हैं। तो जैसा कि हमारे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा की जगह में 90 डिग्री पुट करूं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और किसी भी एंगल के लिए साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं थीटा की जगह में 90 पुट करूं तो मुझको साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिलेगी, एंड दैट विल मेक द मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। इस केस में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा जिसकी वैल्यू क्यू वी बी होगी। इन दिस केस द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। तो इस सिचुएशन में देखिए, एक q चार्ज के पार्टिकल को मैं v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ हूं, है ना। एक q चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, और जहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड है। तो वेलोसिटी v अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो v एंड b के बीच के अगर मैं एंगल की बात करूं कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री, और इस केस में पार्टिकल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब जैसे हमने इसके जस्ट पहले एक बात का चर्चा किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस बात को यहां पे भी ऑब्जर्व करिए। मैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए v क्रॉस b करता हूं, तो v की तरफ मैंने अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैं अंदर की तरफ टर्न करता हूं। तो आप देखिए मेरा जो थंब है मेरी तरफ आ रहा है। इसका यह मतलब है पार्टिकल पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी, करेक्ट। v एंड f के बीच में आप देख सकते हैं एंगल यहां पे 90 डिग्री है। तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल के हर एक पोजीशन के लिए v एंड f के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब हर पॉइंट पे जहां जहां पे भी पार्टिकल मूव करेगा वहां वहां पर मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो आप खुद विचार करिए वो कौन सा मोशन है जिस मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी एंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। वो कौन सा मोशन है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी एंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन को आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स एंड पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो हर पॉइंट पे, इन दैट केस पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वही चीज यहां पर भी होगी। पार्टिकल यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करना चालू करेगा, एंड द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थ्रू आउट द मोशन हम ये देखने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी v हमेशा परपेंडिकुलर हैं, और इस कारण से यहां पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी। नाउ तो यहां पे एक बात हमने समझी, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल। ठीक, अब जैसे ये भी हम जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कल के अलोंग घूमना है इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होगी? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स से।
मतलब इस केस में जो पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगी, जिसकी मदद से पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूम पाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स होता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए यहां पे पार्टिसिपेट करता है। देखो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो नहीं बदलेगी। अब खुद सोचिए, इस फोर्स की क्या कोई कंपोनेंट v की तरफ आ सकती है जो v को बढ़ा दे? देन द आंसर इज नो। क्या इस फोर्स की कोई कंपोनेंट v के ऑपोजिट में आ सकती है जो v की वैल्यू को कम कर दे? अगेन द आंसर इज नो। तो फिर ये फोर्स यहां पे कर क्या रहा है? तो इस फोर्स का यहां पे एक ही काम है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगी, बट हां डायरेक्शन जरूर बदलेगा। तो सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स ठीक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन बदलता जाएगा। तो मान लेते किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल ऊपर पहुंच गया, तब इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी किधर आएगी? लेफ्ट की तरफ। तो अगेन मैं v क्रॉस b करता हूं, तो अब देखिए v की तरफ मैंने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, b अंदर की तरफ है, मैं टर्न करता हूं, थंब नीचे की तरफ आ रहा है। तब इस केस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द रेडियस डाउनवर्ड हो जाएगा। और जहां पे भी आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो फोर्स हमेशा सर्कल के रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। किसी इंस्टेंट में जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी v डाउनवर्ड होगी। अब फिर से मैं v की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, b की तरफ अंदर की तरफ टर्न करता हूं, तो थंब आ रहा है मेरा लेफ्ट की तरफ, मेरे लेफ्ट की तरफ, है ना। अब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी राइटवर्ड होगी। तो मैं राइट की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड बी की तरफ टर्न करता हूं, तो थंब देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इस केस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करता रहेगा एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी अ सर्कल। अब हम ये देखते हैं कि पार्टिकल के सर्कल की रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और इन सब बातों को अब हम फॉर्मुलेट करते हैं। देखिए, अगर एक m मास का पार्टिकल v स्पीड के साथ एक सर्कल के अलोंग मूव करे जिस सर्कल की रेडियस r हो, तब उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल होता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को mv²/r के साथ इक्वेट कर सकता हूं। तो अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स qvb को हमने mv²/r के साथ इक्वेट किया, जहां पर उस चार्ज्ड पार्टिकल के सर्कल की रेडियस r है। तो मैं दोनों साइड से v एंड v को कैंसिल कर सकता हूं। तो फाइनली रेडियस अगर निकालना हो तो मुझको रेडियस को RHS के डिनोमिनेटर से LHS की तरफ ले लेना चाहिए एंड QB को LHS से मुझे RHS की तरफ ट्रांसफर करते हुए डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना चाहिए। तब उस हिसाब से रेडियस R की वैल्यू हो जाएगी mv/QB। और यही फॉर्मूला सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। इसका यह मतलब है कि अगर m मास का चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज Q B मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तब उसके सर्कल की रेडियस mv/QB होती है। ठीक, नाउ हम ये भी जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो डेफिनेटली मैं न्यूमरेटर के mv को मोमेंटम p के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, और इस केस में मेरी सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा p/QB। ठीक, नाउ हम ये भी जानते हैं मैकेनिक्स से कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो है k = p²/2m। ये फॉर्मूला हम क्लास 11th में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। अगर आप p की जगह में mv पुट कर दें तो p² विल बिकम m²v²। एक m न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप कैंसिल करिए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें ½ mv² मिल जाएगी।
ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में ये रिश्ता होता है। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं P की वैल्यू कितनी होगी, देन P विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m के, मैंने क्या किया 2m को LHS की तरफ ट्रांसफर करके k से मल्टीप्लाई किया एंड P की वैल्यू निकालने के लिए मैंने रूट ले लिया। तो डेफिनेटली मैं यहां मोमेंटम P को अंडर रूट 2m k से भी तो रिप्लेस कर सकता हूं, और इस केस में हमारे सर्कल की रेडियस को निकालने का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज रूट 2m k डिवाइडेड बाई QB। अब अगर ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल Q है उसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मूव करवाया, तब क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, मतलब दो पॉइंट के बीच में मूव करे, जिन दो पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब उस केस में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होता है। तब इस केस में अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई तो क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी ठीक उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। और इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पार्टिकल का चार्ज Q है और उसको V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम मूव करवाते हैं। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, कैपिटल V से हमने पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो किया हुआ है, तो Q चार्ज का पार्टिकल अगर V पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मूव करे, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो बदलाव आएगा या फिर जो कमी आएगी उसकी वैल्यू होती है U इक्वल टू Q इंटू V। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा ठीक उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आ जाना चाहिए। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जहां होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्ट होने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के एक्शन के दौरान मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी ठीक उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आएगा। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं इतनी पोटेंशियल एनर्जी में अगर कमी आई है तो ठीक इतनी अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ भी जाना चाहिए। अब उस हिसाब से मैं K की जगह में Q इंटू V भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस K की जगह पे QV लिख दूं तो मुझे एक नया फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं। देखिए, रूट 2m K की जगह में मैं लिख देता हूं Q इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल QB अपनी जगह पर रहने देते हैं। ठीक, अब आप देखो 2 अपनी जगह पर है, रूट m का भी m अपनी जगह पर है, V पोटेंशियल डिफरेंस V भी अपनी जगह पर है, एंड डिनोमिनेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड B देख रहे हैं वो भी अपनी जगह पर है। अब न्यूमरेटर में मेरे पास रूट Q है, डिनोमिनेटर में मेरे पास Q है, तो Q से अगर मैं रूट Q कैंसिल करूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट Q बचेगा एंड ऊपर का रूट Q कैंसिल हो चुका होगा। और इस तरीके से सर्कल के रेडियस को निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो गया। तब इस केस में डिफरेंट डेटा पे हमको अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का डेटा, जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाए, अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे और उसकी मदद से आप फिर रेडियस की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं कि उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में टोटल कितना समय लगेगा। अब हम इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पार्टिकल की यहाँ स्पीड में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, पार्टिकल की स्पीड बिल्कुल नहीं बदलेगी। अच्छा, टाइम पीरियड वैसे कहते किसे हैं हम? टाइम पीरियड वह समय होता है जितने समय में पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करे। पार्टिकल को एक बार सर्कल को कंप्लीट करने में जो समय लगने वाला है उसी समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तो टाइम की वैल्यू डेफिनेटली हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तब उसके ट्रेवल के टाइम को निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट कर चुकी है तब उस केस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डेफिनेटली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है। तो मैं x की जगह पर 2 पाई r पुट कर देता हूं और स्पीड v की जगह पे v रहने दिया जाए, तो जो समय मिलेगा
वो समय एक सर्कल को कंप्लीट करने वाला होगा और उसी समय को हम टाइम पीरियड कैपिटल टी कहेंगे। सो अगर मैं यहां पर आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप देखिए 2 पाई बाई वी अपनी जगह पर है, रेडियस की जगह पे मैं एम वी अपॉन क्यू बी पुट कर देता हूं, तो v एंड v न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मुझे मिलेगा 2 पाई m बाई क्यू बी। और इस फॉर्मूले की मदद से हम टाइम पीरियड t की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन यूनिट टाइम को कहते हैं, मतलब पार्टिकल एक सेकेंड के समय में कितनी बार घूमेगा। The number of circulation in unit time is called frequency and frequency हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी SI यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक, तो F की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझको टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। उस हिसाब से QB न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 पाई m डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। तो इस आर्टिकल में हमने रेडियस की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना सीखा। यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जो टाइम पीरियड है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये गौर करने वाली बात है यहां पर। इसका यह मतलब है कि अगर पार्टिकल स्लोली मूव करे तो जितना समय लेगा एक सर्कल को कंप्लीट करने का, फास्ट मूव करे तो भी वो उतना ही समय लेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टिकल की अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो भी टाइम की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, या फिर अगर हम पार्टिकल की स्पीड को कम कर दें तो टाइम पीरियड की वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो रेडियस है वो स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका यह मतलब है आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे सर्कल का रेडियस उतना ज्यादा होगा, सर्कल का रेडियस जितना ज्यादा होगा सरकमफेरेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, सच दैट टी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आप स्पीड की वैल्यू को डबल कर देते हैं तो देखिए स्पीड की वैल्यू को डबल करने से रेडियस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू डबल होगी तो सरकमफेरेंस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, तो 2 and 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप स्पीड की वैल्यू को ट्रिपल कर देते हैं तो रेडियस की वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाएगी, जिसकी वजह से सरकमफेरेंस भी 3 टाइम्स होगा। अगेन 3 and 3 आपस में रिड्यूस कर जाएंगे एंड टाइम पीरियड की वैल्यू इंटेक्ट रहेगी। टाइम पीरियड की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा और उसी के साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब हम चौथे केस की तरफ चलते हैं। इस केस में थीटा इज मेंटेन्ड अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। हमने इन तीनों ही एंगल्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स को ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख लिया है। क्या होगा अगर एंगल की वैल्यू इन तीनों के अलावा कुछ और होगी? आइए समझते हैं। हमने इस सिचुएशन में एक क्यू चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया हुआ है, जिसमें वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। मैं इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट को हम ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और दूसरी कंपोनेंट को ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी v की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में कंपोनेंट कितनी होगी? ऑब्वियसली v cos थीटा। जिस तरफ का एंगल का हमें जानकारी होता है उस तरफ की कंपोनेंट में हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तब इस हिसाब से इस वेलोसिटी v की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रहने वाली कंपोनेंट हो जाएगी v cos थीटा और इसको हम v पैरेलल कहते हैं। नाउ इसकी जो सेकंड कंपोनेंट आएगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, दैट विल बी इक्वल टू v sin थीटा और इसे हम v परपेंडिकुलर कहते हैं। नाउ अब यहां पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और वेलोसिटी की दूसरी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर आप इस कंपोनेंट को फोकस करें तो ये जो कंपोनेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ये हमारा केस 2 हो गया। सेकेंड केस में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो उस केस में
उस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है, और इसी कारण से इस कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पार्टिकल पे 0 होगी। इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और इसी कारण इस वेलोसिटी की वैल्यू में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए, और पार्टिकल को इस वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हम इस कंपोनेंट की। तो ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और ये हमारा केस 3 था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है तब उस केस में उसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, और उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, और इसी कारण से इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव करना चालू करेगी। तो अब देखिए वेलोसिटी v ऊपर की तरफ है, v साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है। तो मैंने v साइन थीटा की तरफ अपनी राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया और मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करता हूं, तो थंब मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब एक ऐसा सर्कल बनेगा जिस सर्कल की रेडियस इस पॉइंट पे इनवर्ड होगी, मतलब पार्टिकल इस तरह से मुड़ता चला जाएगा। तो इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल क्या होगा, इस तरह से सर्कल बनाएगा, और इस कंपोनेंट के कारण क्या होगा, पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों ही मोशन को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, तो आप देखिए पार्टिकल इस कंपोनेंट के कारण सर्कल के अलग घूम रहा है और इस कंपोनेंट के कारण आगे की तरफ जा रहा है। तो दोनों मोशन को कंबाइन कर दें तो पार्टिकल हेलिकल पाथ में इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो यहां पे आपको ड्राइंग के फॉर्म में दिखाई दे रही होगी। सो पार्टिकल सर्कल बनाते बनाते आगे की तरफ मूव करेगा, और इस तरह के पाथ को हम हेलिक्स कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हो तब पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव करता है, जिस सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। तब इस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी पार्टिकल को सर्कल के अलोंग मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो v परपेंडिकुलर है, तो मुझे v की जगह पे v परपेंडिकुलर को डाल देना चाहिए। तब इस केस में हमारे हेलिकल पाथ के रेडियस की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन QB, एंड v परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने देखी थी इट इज v साइन थीटा। तो इसीलिए मैंने v परपेंडिकुलर की जगह में v साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इससे हमको हमारे हेलिकल पाथ के रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। तो जैसा कि हमने ये देखा था कि टाइम पीरियड की वैल्यू पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी। पार्टिकल की जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी वो स्पीड के साथ इंडिपेंडेंट थी, और इसी कारण इस केस में भी टाइम की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। और जो फॉर्मूला हमने केस 3 में सीखा था वही फॉर्मूला यहां पर रिपीट भी हो जाएगा, और उस हिसाब से टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m बाई QB एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू QB अपॉन 2 पाई m रहेगी। नाउ इस केस में हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं पिच। नाउ ये पिच क्या होता है, पिच मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पार्टिकल की वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है जिस डिस्प्लेसमेंट को पार्टिकल ने एक बार सर्कल कंप्लीट करने के दौरान कवर किया हुआ होता है। मतलब पार्टिकल देखिए सर्कल के अलोंग मूव करते करते आगे जा रहा है, तो जितने समय में पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उतने समय में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। पिच इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट थी वेलोसिटी की उस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव करता रहा। तो जब पार्टिकल कोई यूनिफॉर्मली मूव करता है तब उस केस में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इनटू टाइम। यूनिफॉर्म मोशन के दौरान डिस्टेंस को हम स्पीड इनटू टाइम से निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड कितनी है, इट इज इक्वल टू वी पैरेलल। और कितने समय में हमको पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जितने समय में पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करेगा। और पार्टिकल के एक सर्कल को कंप्लीट करने का जो समय होता है वो होता है हमारा कैपिटल टी टाइम पीरियड। और इसीलिए पिच की वैल्यू वी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड के इक्वल होगी। तो वी पैरेलल की वैल्यू मैंने पुट कर दी वी कॉस थीटा, एंड टाइम पीरियड की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और उस हिसाब से हमको इस फॉर्मूले की मदद से पिच की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हमारे सामने टोटल 4 केसेस थे, जिनमें 2 केसेस पे पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा था। किन किन केसेस में? पहले केस में जब पार्टिकल स्टैटिक था मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, जब पार्टिकल थमा हुआ था, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पे किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा था। सेकेंड केस में पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो थी, बट वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थी या उसके ऑपोजिट थी। उस केस में साइन थीटा की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी और पार्टिकल के मोशन में रहने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 थी। थर्ड केस में हमने वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री मेंटेन किया और हमने देखा कि पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है एंड पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्कुलर है। और चौथे केस में हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री के अलावा दूसरी वैल्यू मेंटेन की और इस केस में देखा कि पार्टिकल का जो पाथ है वो हेलिकल है। वेलोसिटी की एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पार्टिकल को फॉरवर्ड मूव करवाती है एंड वेलोसिटी की दूसरी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में पार्टिकल को सर्कल के अलोंग मूव करवाती है और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से पार्टिकल हेलिकल पाथ के अलोंग मूव करता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं अबाउट लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना होगा, देन इट मस्ट बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस। तब इस केस में मान लेते हैं कि क्यू चार्ज का पार्टिकल है हमारे पास और उस पार्टिकल को हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तब उस केस में पार्टिकल पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, हमने कूलम्स लॉ में ऑलरेडी सीखा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस वैल्यू की पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी एंड अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सीखी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, इट इक्वल्स टू Q इंटू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है Q इंटू वी क्रॉस बी। दोनों ही टर्म से आप Q को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं Q को कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा E प्लस और यहां पे बचेगा V क्रॉस B और इस इक्वेशन की मदद से हम पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स निकाल पाएंगे जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी करते हैं अबाउट वेलोसिटी सिलेक्टर। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के चार्ज्ड बीम को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। मैं समझाता हूं। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली चार्ज्ड बीम की रिक्वायरमेंट होती है और उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट की मदद से चार्ज्ड बीम की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन कर पाते हैं। इसमें होता क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी v, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री मेंटेन किया जाता है और इस केस में लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है उसे हम मेंटेन करते हैं 0। अगर इस सिचुएशन में लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तब पार्टिकल के एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी और पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमें मूव करता हुआ वहां पे ऑब्जर्व होगा। देखिए, आप इस सिचुएशन को समझिए। इस सिचुएशन में एक क्यू चार्ज का पार्टिकल को हम v वेलोसिटी के साथ x एक्सिस के अलोंग थ्रो किए हुए हैं। इस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ और एक मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में।
तो अब देखिए तीनों के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी v मेरी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में। तो तीनों के बीच में एंगल कितना हुआ, दैट इज 90 डिग्री। तब इस केस में वी ई एंड बी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए मैं ये समझ के चलता हूं कि हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तब इस केस में ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो V क्रॉस बी के डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो देखिए इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो मैंने अपने राइट हैंड के पाम को वेलोसिटी के अलोंग स्ट्रेच किया और मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ है, तो मैं अपने राइट हैंड के पाम को आप लोगों की तरफ टर्न करता हूं। तो देखिए मेरा थंब नीचे की तरफ आ रहा है और इसीलिए पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगी। तो यहां तो एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल भी हो जाए तो इन दैट केस पार्टिकल पे लगने वाला नेट लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए हम लॉरेंज फोर्स की वैल्यू को 0 बनाते हैं। तो F इलेक्ट्रिक एंड F मैग्नेटिक मिल करके हो गया 0। तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, और जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब रिजल्टेंट a माइनस बी होता है। तो इस हिसाब से यहां पर हमारी नेट हो जाएगी वैल्यू क्यू ई माइनस क्यू वी बी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में माइनस क्यू वी बी को आर एच एस की तरफ ले लेता हूं, तो नेगेटिव टर्म साइड बदल करके पॉजिटिव हो जाएगा। मैं Q एंड Q को आपस में रिड्यूस कर देता हूं, तो अब देखिए फाइनली V की वैल्यू कितनी आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तब इस केस में इस वेलोसिटी के साथ जो भी पार्टिकल होगा वो हमारा यूनिफॉर्मली मूव करते हुए बाहर निकल जाएगा। मतलब ये है अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट में किसी सिचुएशन में एक चार्ज्ड पार्टिकल की v वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तब उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इस तरह से मेंटेन करिए कि इन दोनों का जो भी डिवीजन होगा वो उस वेलोसिटी v के इक्वल हो और आपको उस पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज्ड पार्टिकल ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली यूज्ड टू गेट अ चार्ज्ड बीम हैविंग अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो अगर आपको v वैल्यू की स्पेसिफिक वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, आप इस वैल्यू की वेलोसिटी एक पार्टिकल में चाहते हैं, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से मेंटेन करनी होगी कि उनका डिवीजन उस वेलोसिटी v के इक्वल हो, और इसी कॉन्सेप्ट को हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं। कभी कभी हमें किसी चार्ज्ड पार्टिकल को किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी तक पहुंचाना होता है, तो डेफिनेटली अगर आपको पार्टिकल को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है तो उसे एक्सीलरेट करना होगा, और उसी पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए जो डिवाइस की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस डिवाइस को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। सो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। इस केस में हम एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेते हैं। मतलब इस सिचुएशन में हमें दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बट इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट वैल्यू की होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेरिंग वैल्यू की होती है और वेरिंग मैग्नीट्यूड की होती है। तो मैं आपको इसका एक डायग्राम समझाता हूं। इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नीचे की तरफ साउथ पोल है किसी मैग्नेट का। तब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा वो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो डेफिनेटली नीचे की तरफ नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर आपको दो सेमी सर्कुलर शेप में मेटेलिक होलो इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किए हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक्चुअल में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। तो ये जो दो आप
मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, इनके अंदर एक्चुअली जो पार्टिकल्स होता है वो सर्कुलेट होता है। मतलब ये जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं आप, ये होलो होते हैं, मतलब इनके अंदर पार्टिकल घूम सकता है, सर्कल के अलोंग मूव कर सकता है। और इन दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को हम कहते हैं डीज। इनको डीज कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इनका शेप डी की तरह होता है ना। तो देखिए क्या होता है कि इन जब दो इलेक्ट्रोड्स को हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिवली इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी बदलती रहती है। मान लेते हैं इसमें मेरा पहला डी जो D1 है वो हाई वोल्टेज में है एंड हमारा सेकेंड डी D2 हमारा लो पोटेंशियल में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होती है। समझाने के लिए मान लेते हैं एक पॉइंट है A एंड दूसरा पॉइंट है B। पॉइंट A की पोटेंशियल को मैं मान लेता हूं V1, पॉइंट B की पोटेंशियल को मैं मान लेता हूं V2। तो अगर मैं ये मान करके चलूं पोटेंशियल एट A इज मोर देन पोटेंशियल एट B, तब हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। मतलब पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहता है। उस हिसाब से अगर D1 हाई पोटेंशियल में है एंड D2 लो पोटेंशियल में है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा D1 से D2 की तरफ, जो चार्ज्ड पार्टिकल को D1 से D2 की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अब जैसे चार्ज्ड पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा D2 के, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कल के अलोंग घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी का प्लेन हॉरिजॉन्टल है और पार्टिकल के प्रेजेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड वर्टिकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो V एंड B के बीच में जो रहने वाला एंगल है वो है 90 डिग्री। और हमने क्या सीखा कि जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूमती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे काम क्या है? पार्टिकल को सर्कल के अलोंग घुमाना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या काम है? पार्टिकल को D1 से D2 की तरफ या फिर D2 से D1 की तरफ एक्सीलरेट करना। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, अगर D1 हाई पोटेंशियल में है एंड D2 लो पोटेंशियल की तरफ है तो D1 से D2 की तरफ जाने के दौरान इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल एक्सीलरेट होगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर वो सर्कल के अलोंग घूमते हुए वापस से फिर D2 से D1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही पार्टिकल आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, हमारे इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी भी बदल जाएगी। इसका यह मतलब है D2 अब आ जाएगा हाई पोटेंशियल में एंड D1 अब आ जाएगा लो पोटेंशियल में। तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन किस तरफ होगा? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रोड D2 टू इलेक्ट्रोड D1, और अब एक लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करते हुए D2 से D1 की तरफ जाने के दौरान पार्टिकल की स्पीड को वापस से बढ़ाएगा। तो पार्टिकल की स्पीड फिर बढ़ेगी, पार्टिकल फिर एक्सीलरेट करेगा, और जैसे ही पार्टिकल इलेक्ट्रोड D1 में एंटर करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फिर से आधा सर्कल कंप्लीट करके लौटना चालू करेगा और फिर वो D1 से D2 की तरफ जाना चाहेगा। तो जैसे ही पार्टिकल वापस से D1 से D2 की तरफ जाना चाहेगा, वैसे वापस से फिर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। तो अब D1 आ गया हमारा हाई पोटेंशियल में, D2 आ गया वापस से लो पोटेंशियल में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन फिर से हुआ फ्रॉम D1 टू D2, जो पार्टिकल को फिर से एक्सीलरेट करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा और D2 की तरफ मूव करवाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक साइकिल में या एक सर्कल में पार्टिकल D1 से D2 की तरफ जब आया तब इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसे एक्सीलरेट किया, और जब पार्टिकल D2 से D1 की तरफ गया तो पार्टिकल को वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड ने या फिर उससे एग्जर्ट होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स ने एक्सीलरेट किया। तो D1 से D2 की तरफ जाने के दौरान एंड D2 से D1 की तरफ आने के दौरान पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के कारण पार्टिकल एक्सीलरेट होकर के अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या काम है? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूमता है, और ये बात भी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड को नहीं बदल सकता,
क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी v के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इसीलिए फोर्स की कोई भी कंपोनेंट न तो वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ा सकती है न कम कर सकती है। क्या कर सकती है फिर? उस सिर्फ डायरेक्शन को बदल सकती है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक पार्टिकल की स्पीड की वैल्यू नहीं बदली जा सकती, बट हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला जा सकता है। और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल की रेडियस की वैल्यू स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज हमने सीखी थी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल के सर्कल की रेडियस भी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती है। पार्टिकल की अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसके सर्कल का रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और इसीलिए यहां पे आप देख सकते हैं पार्टिकल धीरे धीरे बड़े सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है, इस केस में जो पाथ है वो स्पाइरल है। आप देखिए पहले उसके सर्कल की रेडियस छोटी थी, फिर बड़ी होती गई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, और फाइनली जब हमें डिजायर्ड स्पीड मिल जाती है तो हम उसे डिफ्लेक्टर के थ्रू टारगेट की तरफ हिट करवा देते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। यहां पे एक बात क्या समझनी है कि जो फ्रीक्वेंसी यहां पे पार्टिकल के घूमने की है, सर्कुलेट होने की है, एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का भी होना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है मैं समझाता हूं। देखिए जिस फ्रीक्वेंसी के साथ पार्टिकल सर्कल के अलोंग घूम रहा है वही फ्रीक्वेंसी हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की भी मेंटेन करनी है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि पार्टिकल हमेशा सही डायरेक्शन की तरफ एक्सीलरेट करे। अदरवाइज क्या होगा, पार्टिकल का सही डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो पाना पॉसिबल नहीं होगा। समझाने के लिए आप देखिए, अगर पार्टिकल को D1 से D2 की तरफ जाना है तो D1 से D2 की तरफ फोर्स लगना चाहिए। मतलब D1 को हाई वोल्टेज में होना चाहिए, D2 को लो वोल्टेज में होना चाहिए। पार्टिकल जब D2 से D1 की तरफ आएगा तो पार्टिकल पे फोर्स D2 से D1 की तरफ लगना चाहिए। इसका यह मतलब है D2 को हाई वोल्टेज में एंड D1 को लो वोल्टेज में होना चाहिए। मतलब पार्टिकल के सर्कुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी हमको इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का भी मेंटेन करना होगा, वरना पार्टिकल सही डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा कैसे? और यही बात को यहां पे मैंने आप लोग के लिए लिख के रखी है। दिस इंश्योर्स दैट द पार्टिकल ऑलवेज एक्सीलरेटेड इन द करेक्ट डायरेक्शन। करेक्ट डायरेक्शन में पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाने के लिए हमको दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मेंटेन करनी पड़ेगी। किसकी किसकी? पार्टिकल के सर्कुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की भी होनी चाहिए। ठीक, यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही हम डिजायर्ड स्पीड और एनर्जी गेन कर लेते हैं पार्टिकल की, उसे डिफ्लेक्टर के थ्रू बाहर करते हुए हम फाइनली टारगेट में हिट करवा देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सर्कल में घूमती है तो फ्रीक्वेंसी QB/2πm होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी फ्रीक्वेंसी वाला हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी होना चाहिए। नाउ हमने ये भी देखा कि एक सर्कल के दौरान पार्टिकल 2 बार एक्सीलरेट हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। एक बार कब? जब वो D1 से D2 की तरफ गया, और दूसरी बार कब? जब वो D2 से D1 की तरफ आया। तो मैं ये मान के चलूं अगर हमारे दोनों डीज के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड पार्टिकल का चार्ज Q है, तो जब पार्टिकल D1 से D2 की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आएगी वो होगी Q इंटू V। और जब वो D2 से D1 की तरफ आएगा तो D2 हो जाएगा अब हमारा हाई वोल्टेज में, D1 हो जाएगा हमारा लो वोल्टेज में, और अब फिर से उसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी विद द सेम वैल्यू। तो एक सर्कल में उसकी 2 बार पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी ठीक उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाना चाहिए। तो टोटल अगर मैं कहूं तो एक सर्कल में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है दैट इक्वल्स टू 2QV, और इतनी ही वैल्यू की
उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए इन ईच सर्कल। तो अगर पार्टिकल n बार सर्कुलेट हुआ होगा तब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा? इट विल बी डेफिनेटली n टाइम्स ऑफ 2qv। और अगर आपको कभी पूछा जाए कि पार्टिकल जब डिफ्लेक्टर के थ्रू बाहर निकलेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, तब इसको आप हाफ mv² के साथ इक्वल कर सकते हैं, जहां पे v पार्टिकल की स्पीड होगी। और इस तरह से n सर्कुलेशन में टोटल पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट है इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2qv। और इसकी मदद से आप जो भी सवाल आपको पूछा जाए आप निकाल सकते हो। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए यूज नहीं करते। साइक्लोट्रॉन की मदद हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके पीछे का एक कारण है। कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइनी पार्टिकल है, बहुत हल्का पार्टिकल, इसका वजन बहुत कम है। और इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड गेन करता है तब वहां पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व होने लग जाते हैं। अब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या, मैं आपको समझाता हूं। एज पर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एज पर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो रिलेटिव होता है। इसका ये मतलब है मेरा जो मास है बॉडी का वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप ऑब्जर्वर हैं जिसको मेरे मास को मापना हो तो मेरा मास आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। आपके रेस्पेक्ट में अगर मैं रुका हुआ हूं तो मेरा मास अलग है, और आपके रेस्पेक्ट में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा मास अलग है। एज पर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी भी बॉडी का मास m किसी ऑब्जर्वर के लिए होता है m0 अपॉन √1 - v²/c², जहां पे c स्पीड ऑफ लाइट होती है और v उस पार्टिकल की स्पीड होगी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, एंड m0 रेस्ट मास होता है ऑब्जर्वर के लिए। तो मान लेते मैं आपके लिए रुका हुआ हूं तो मेरा जो मास है वो m0 है। अब अगर आपके रेस्पेक्ट में मेरी जो स्पीड अगर v होगी तो आपके लिए मेरा जो मास होगा वो m होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी टाइनी है तो ये काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। इसकी जो स्पीड है हम नियरली स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचा सकते हैं। इक्वल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, बट इलेक्ट्रॉन के काफी लाइट होने के कारण ये लाइट की स्पीड के काफी क्लोज पहुंच जाता है, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के काफी क्लोज पहुंच जाती है तो इलेक्ट्रॉन के मास में इंक्रीमेंट आता है और इलेक्ट्रॉन का मास इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगता है। अब अगर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी। और इस केस में इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ये फ्रीक्वेंसी हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और हमको क्या यहाँ पे ध्यान रखना था कि जो फ्रीक्वेंसी चार्ज्ड पार्टिकल के सर्कुलेशन की होगी एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की भी होनी चाहिए। और क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगी, साइक्लोट्रॉन को ऑपरेट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी एक्सिलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फिर हम किसको एक्सिलरेट करेंगे? तो आप प्रोटॉन को एक्सिलरेट कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल को एक्सिलरेट कर सकते हो, या फिर किसी हैवी आयन को एक्सिलरेट कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन को हम किसे एक्सिलरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं? पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स और आयंस। इलेक्ट्रॉन का नाम यहां पे हमने नहीं रखा था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कर पाना साइक्लोट्रॉन की मदद से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं उम्मीद करता हूं साइक्लोट्रॉन के बारे में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं जो आपको काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टेस्ट चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम is moving with velocity v equal to 2 I cap plus 3 j cap meter per second in a magnetic field b equal to 4 I cap plus 6 j cap Tesla. The magnetic force on the test charge is. तो देखिए हमने क्या सीखा आज कि अगर किसी q चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ
किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करवाया जाए तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मुझे फोर्स की जरूरत है तो मुझे V क्रॉस बी निकाल करके उसको पार्टिकल के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो सबसे पहले हम V क्रॉस बी की वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हमें कंपोनेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, मींस आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया हुआ है। हमें उनकी कंपोनेंट बताई गई है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरह के केस में दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की मदद से करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपको आता है तो आप कंटिन्यू करिए, वरना मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर हम एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट का ये मतलब है कि हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगी, और हर रो में या हर कॉलम में हमें स्पेसिफिक वैल्यू पुट करना होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल मैं आपको सिखाता हूं कि V क्रॉस बी को कैसे निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है जिसकी पहली रो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। पहली रो में हमें आई कैप जे कैप एंड के कैप को लिखना होता है। तो यहां पे आप क्या करिए, सबसे पहले लिखिए आई कैप, फिर लिखिए जे कैप, फिर लिखिए के कैप। ये मेरी पहली रो रिजर्व हो गई। पहली रो में हमेशा आई कैप जे कैप एंड के कैप को ही लिखना है। अब सेकेंड रो में कौन आएगा, तो सेकेंड रो में वो आएगा या उसकी कोफिशिएंट्स आएंगी या उसकी कंपोनेंट आएंगी जो वेक्टर प्रोडक्ट में पहले है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में पहले वेलोसिटी है, तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट की वैल्यू को सेकेंड रो में डालना होगा। तो देखा जाए तो आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो सबसे पहले यहां लिख देंगे 2। जे कैप के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 3, और यहां पे देखें तो के कैप वाला कोफिशिएंट एब्सेंट है, मतलब वो 0 है। तो यहां पे डेफिनेटली के के नीचे मुझे 0 लिख देना चाहिए। सिमिलरली अब एक रो बाकी है, और इस तीसरी रो में मैग्नेटिक फील्ड बी के कोफिशिएंट को लिखना है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है या आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो है 4, जे कैप के लिए हो गया 6, यहां पर भी के कैप टर्म एब्सेंट है, इसके लिए यहां पे के कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। और इस तरीके से हमारा 3/3 का एक डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। अब सीखते हैं इसे एक्सपांड कैसे करेंगे। तो इसको एक्सपांड करने का एक तरीका है, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर आई कैप के साथ आपको याद रखना है प्लस साइन, जे कैप के साथ आपको याद रखना है माइनस साइन, के कैप के साथ आपको याद रखना है प्लस साइन। तो याद रखिए प्लस माइनस प्लस। पहले लिखेंगे हम आई कैप को, सबसे पहले आप आई कैप लिख देना, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मैं बताता हूं। तो देखिए आई कैप मेरा फर्स्ट कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है। फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के लिए आई कैप कॉमन है, तो आपको फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो की सारी क्वांटिटीज को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। तो क्या बचता है अपने पास, अपने पास बचता है 3 0 6 0। अब इनमें हमको 3 और 0 को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, 6 एंड 0 को भी डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, और उनके बीच में एक माइनस साइन पुट करना है। डायगोनली मतलब पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 इंटू 0 बिकम 0, 6 इंटू 0 बिकम 0, 0 माइनस 0 यहां पर आ जाएगा। तो इसी के साथ मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का पहला टर्म तैयार हो गया। ठीक, अब जे कैप के साथ हमने माइनस साइन कहा था, तो हमको यहां लिखना है माइनस जे कैप, और इसको भी सेम वे में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जे कैप हमारे कौन से कॉलम में है, तो जे कैप हमारे सेकेंड कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है। तो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो की सारी क्वांटिटीज को एक्सक्लूड करिए, क्या बचेगा 2 0 4 0। इनको भी सेम वे में डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, दो दो संख्याओं को, और उनको माइनस करना है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो मिला 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो मिला 0, और उनके बीच में भी हमको माइनस साइन पुट कर देना है। तो इससे मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का सेकेंड टर्म तैयार हो गया। अब आखिरी में बचा के कैप, तो के कैप के साथ प्लस साइन आएगा, तो के कैप को भी हमें अब सेम वे में मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, उन क्वांटिटीज के साथ जिनमें हम के कैप वाली कॉलम एंड रो की क्वांटिटी को एक्सक्लूड करने के बाद पाएंगे। मतलब
के कैप हमारी थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की सारी क्वांटिटीज को एक्सक्लूड करिए, बचता है 2 3 4 6। इनको भी सेम वे में डायगोनली मल्टीप्लाई करिए, सो 2 इंटू 6 विल बिकम 12, फिर माइनस करना होता है, फिर 4 इंटू 3 अगेन 12। क्लियर? और इसी के साथ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का थर्ड टर्म तैयार हो गया। तो ये मेरी v क्रॉस b की वैल्यू है। तो 0 माइनस 0 0 इंटू आई कैप विल बी 0, 0 इंटू जे कैप भी 0 हो जाएगा, इन 12 माइनस 12 0 होना है। तो देखा जाए तो सारे के सारे टर्म्स 0 हो गए एंड फाइनली v क्रॉस b की वैल्यू आ रही है एक नल वेक्टर। मतलब v क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड है इट इज कमिंग टू बी 0, और उस हिसाब से 0 के साथ अगर मैं q को मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है? डेफिनेटली 0, और इसीलिए इस सवाल का आंसर 0 होगा। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। इस सवाल को आप बिना डिटर्मिनेंट की मदद से भी कर सकते थे। कारण क्या है? आप अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b दोनों पैरेलल हैं। आप इस चीज को बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड b को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आप देखिए यहां पर, आप देखिए 2 इंटू 2 आई कैप विल बिकम 4 आई कैप, 2 इंटू 3 जे कैप विल बिकम 6 जे कैप। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप देखें तो हमारी वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है। मतलब ये है जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है। हाँ, ये एक अलग बात है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू का डबल है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों क्वांटिटी का नेचर सेम है, नेचर वाइज अलग अलग है। मैं बात इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की कर रहा हूं। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की तुलना में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का मान डबल है, बट डायरेक्शन दोनों का सेम है। और क्योंकि इस केस में वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और उस हिसाब से भी आप इसके आंसर को जज कर सकते थे। आंसर इज 0। अगर मान लेते कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होते तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था। आपको v क्रॉस b की वैल्यू मिलती, उसके साथ आप q को मल्टीप्लाई कर देते तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड in a direction parallel to a current of 5 ampere flowing through an infinite long straight wire separated by a perpendicular distance of 10 centimeter in air. Magnetic force experienced by the electron is। देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू हमें 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड दी है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ वो मूव कर रहा है। कहां पर? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए यहां पे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो यहां पे आप बाजू में देखिए एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर से हमारे इलेक्ट्रॉन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सवाल ये है भी क्यों करेगा? भी करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि इस वायर ने अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म की होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन के होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। उसका फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इस वायर ने भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन किया होगा। चलिए सबसे पहले मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल लेता हूं। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 to the power -7, करंट की वैल्यू 5 गिवन है, अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, दैट इक्वल्स टू 0.1 मीटर। नाउ
4 को मैं 2 से रिड्यूस करूंगा तो ऊपर 2 बचेगा, 2 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 10, पाई एंड पाई भी कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 0.1 इज 100, 100 इंटू 10 टू द पावर -7 इज 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये बात क्लियर है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखा था। इस रूल के हिसाब से करंट की तरफ हम अपने राइट हैंड के थंब को रखते हैं और जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे अपने पाम को रोटेट करते हैं। जिस सेंस में हमारे पाम रोटेट होते हैं उस सेंस में टेंजेंशियली हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा और मेरा इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ है। तो राइट की तरफ देखिए मेरी जो उंगलियां हैं, जो मेरे फिंगर्स हैं, वो अंदर की तरफ टर्न हो रहे हैं और इसीलिए यहां पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डायरेक्शन में इनवर्ड होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। डायरेक्शन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, बट ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब अगर आपको मैं ये पूछूं वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में इनवर्ड है। तो V एंड B के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पे मुझको 90 डिग्री डाल देना होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो अब फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। V की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 टू द पावर 6 गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने 10 टू द पावर -5 टेस्ला पहले से निकाल के रखा है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 6 इज -13, -13 -5 इज -18 न्यूटन, और ये हमारी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। नाउ लेट अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो एक बात बताओ, V क्रॉस B का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? तो V है ऊपर की तरफ, B है अंदर की तरफ। तो V की तरफ पाम को स्ट्रेच करो, B की तरफ टर्न करो, तो थंब मेरी तरफ आ रहा है। तो इसका ये मतलब है V क्रॉस B का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो अगर मैं Q का साइन नेगेटिव पुट कर दूं तो जो V क्रॉस B लेफ्ट की तरफ था वो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के दौरान राइट की तरफ आ जाना चाहिए, और इसीलिए यहां पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स F राइट की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बट मैग्नेटिक फोर्स इस केस में राइटवर्ड आएगा। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता तो पॉजिटिव पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स V क्रॉस B की तरफ ही होता, बट क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स V क्रॉस B के ऑपोजिट होगा। मैं एक बात यहां पे फिर से समझा दूं, मैग्नेटिक फोर्स F की वैल्यू Q इंटू V क्रॉस B होती है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो भी डायरेक्शन V क्रॉस B का होगा उसी तरफ हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी, और अगर पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B का होगा उसके ऑपोजिट में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ लेना है, ठीक। तो इस केस में V क्रॉस B लेफ्टवर्ड है बट मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस केस में राइटवर्ड आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 चार्जेस प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। Find the ratio of their radii of circular tracks respectively if their speed is same, momentum is same and kinetic energy is same। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसका ये मतलब है कि इन तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी का प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफर्स होने का यह मतलब है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा तीसरा केस है, और इस केस में हमको अच्छे से मालूम है कि जब
वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, और इस केस में तीनों ही पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव करेंगे। तो हमको ये बताना है कि उनके सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा अगर तीनों की स्पीड सेम है, अगर तीनों का मोमेंटम सेम है, या फिर अगर तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो तीनों ही सवालों को मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो इसमें सबसे पहला है स्पीड की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो तीनों पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और उस हिसाब से हम देख सकते हैं रेडियस की वैल्यू m/q के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं सबसे पहले इन तीनों ही पार्टिकल के मासेस एंड चार्जेस की वैल्यू को आपको लिख करके समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की। तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन को m मान लेता हूं एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मैं स्मॉल e मान लेता हूं। ये हम मान करके चलते हैं। तो बात करें अगर हम मास ऑफ ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन 1h2 जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है उसका न्यूक्लियस होता है, एंड ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मोर और लेस इक्वली मासिव हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन के मास को m मान के चल रहा हूं तो मुझको न्यूट्रॉन का मास भी मोर और लेस m ले लेना चाहिए, और क्योंकि ड्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उसका टोटल मास कितना हो जाना चाहिए, इट शुड बी ट्वाइस ऑफ m। जहां तक मैं चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करूं तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 0, तब उस हिसाब से ड्यूट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भी स्मॉल e के बराबर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, हम हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। उस हिसाब से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ m हो जाना चाहिए। एंड जहां तक चार्ज ऑफ अल्फा का सवाल है, उसके पास क्योंकि सिर्फ 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, तब उस हिसाब से उसके टोटल चार्ज की वैल्यू 2e हो जाएगी। चलो अब हम तीनों के सर्कल के रेडियस के रेशियो को निकालते हैं। सो rp r ड्यूट्रॉन r अल्फा हम निकालना चाहते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, तो चलिए हम जान सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू m/q के प्रोपोर्शनल है, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो m/q की वैल्यू तीनों के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए आ जाएगा m/e, ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा 2m/e, एंड अल्फा के लिए हो जाएगा 4m/2e। इन तीनों में m/e कॉमन है, तो मैं m/e को रिड्यूस कर देता हूं। फाइनली मुझे मिलेगा 1:2:4/2 को भी मैं 2 लिख सकता हूं, और ये मेरा ए का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं बी की। बी में कह रहा है कि तीनों के मोमेंटम की वैल्यू भी सेम है, तीनों की मोमेंटम सेम है। इसका मतलब ये है तीनों के मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम मैग्नीट्यूड का है। अच्छा, तब इस केस में रेडियस की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओनली क्यू के इनवर्सली। क्यों, एम वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस केस में जो रेडियस होगी उनके सर्कल्स की वो क्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में अगर मैं सेकेंड पार्ट के लिए rp/rd/r अल्फा निकालूं, इट विल बी इक्वल टू 1/e/1/e/1/2e। इन तीनों से मैं अगर 1/e को रिड्यूस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 1:1:1/2। बैलेंस करने के लिए मैं इन तीनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे 2:2:1/2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी 2:2:1, है ना। मोमेंटम अगर तीनों पार्टिकल का सेम होगा तब रेडियस की वैल्यू चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इसके लिए प्रोटॉन के लिए 1/e, ड्यूट्रॉन के लिए भी 1/e, अल्फा के लिए 1/2e। 1/e रिड्यूस करूं तो 1:1:1/2 मिलता है। मैं
तीनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2:2:1 मिल जाएगा, जो हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। नाउ थर्ड सिचुएशन में कह रहा है कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो हम रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं मोमेंटम की वैल्यू √2mk होती है, तो r की जगह में लिख देता हूं √2mk डिवाइडेड बाय QB अपनी जगह पर रहेगा। यह फॉर्मूला भी आज की क्लास में हमने सीखी थी। तो नाउ उस हिसाब से रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 तीनों के फॉर्मूले में आएगा। सो रेडियस इस केस में प्रोपोर्शनल आ रहा है √m/q के साथ। तब इस केस में अगर मैं रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ द अल्फा निकालूं, तब इस केस में मुझे √m/q के रेशियो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रोटॉन के लिए क्या लिख सकते हैं, इट विल बी √m/e, ड्यूट्रॉन के लिए √2m/e एंड अल्फा के लिए √4m/2e। इन तीनों में √m/e कॉमन है तो मैं कैंसिल करता हूं। फाइनली क्या मिलने वाला है, 1:√2:, √4 की वैल्यू को मैं 2 लिख सकता हूं एंड 2 and 2 रिड्यूस कर दूं तो यहां पे 1 बचेगा। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी अगर तीनों की सेम हो तब उनके सर्कल के रेडियस का रेशियो 1:2:1 होगा, और यही हमारे सवाल का सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A proton is projected with a speed of 2 × 10⁶ meter per second at an angle of 60 degree to the x-axis. If a uniform magnetic field of 0.014 Tesla is applied along y-axis, calculate the radius of helix, the pitch of helix and the time period of revolution. तो हमने देखा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल के साथ थ्रो किया जाए विथ द मैग्नेटिक फील्ड एंगल की अगर हम बात करें, इन दैट केस जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। और उसी पे बेस्ड ये सवाल है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इस केस में क्या कह रहा है, देखिए पार्टिकल को जो थ्रो किया गया है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाते हुए थ्रो किया गया है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस राइट की तरफ है, तो जो वेलोसिटी v है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, क्या आंसर 60 है ना? आंसर कितना होगा, इट विल बी 30 डिग्री। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा इस केस में 30 डिग्री होगा, न कि 60 डिग्री। तो आपको थोड़ा समझना है, थीटा हमारा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। 60 डिग्री एंगल तो वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस के बीच में था, बट मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ थी। इसके लिए वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमें 30 डिग्री लेना होगा, ठीक। अब हमको क्या क्या पूछा है यहाँ पर कि उस केस में उसके हेलिक्स के रेडियस की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हमने निकालना क्या सीखा था mv sin थीटा अपॉन QB। मैं उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला याद होगा। हमने m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन QB किया था, तो उसी में v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin 30 मैंने और v sin थीटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पार्टिकल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के मास की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। v की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻6 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय q की जगह हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जो प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.104 टेस्ला। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो जो क्वांटिटीज कॉमन है उनको मैं पहले रिड्यूस कर दूं, तो 2 को 2 से मैं रिड्यूस कर सकता हूं। अच्छा देखिए 1.6 को अगर मैं 0.104 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू नियरली 1.6 से हल्की बड़ी आएगी, वैल्यू नियरली आएगी
0.167, देखिए ये 0.1 है, तो 0.1 को अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.16 होगा, बट ये 0.1 से थोड़ा बड़ा है और इसके कारण जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो 0.16 से थोड़ी बड़ी आएगी, और अगर आप देखेंगे तो वैल्यू बेसिकली 0.167 के आसपास आएगी। तो 1.6 एंड 0.104 का प्रोडक्ट 0.167 आ रहा है और ऊपर है 1.67, तो अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ये 1.67 है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 0.167, सो 1.67 अपॉन 0.167 इज 10। ठीक, अब आगे देखिए क्या बचता है हमारे पास। सो R इक्वल्स टू, अब ऊपर है 10 इंटू 10 टू द पावर -27 इज 10 टू द पावर -26, 10 टू द पावर -26 इंटू 10 टू द पावर 6 इज 10 टू द पावर -20, -19 जो है 10 का पावर डिनोमिनेटर में वो ऊपर आकर के +19 होगा, तो ऊपर है हमारे पास 10 टू द पावर -20 और नीचे से ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 19, -20 + 19 इज 10 टू द पावर -1, so radius is finally equal to 10 to the power -1 मीटर, that equals to 0.1 मीटर। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमें आगे बताना है पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच ऑफ द हेलिक्स का क्या फॉर्मूला था? इट इज v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो अगर हमें पिच निकालना है तो उसके पहले हमें टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूं, उसके साथ में v पैरेलल को मल्टीप्लाई करके पिच की वैल्यू निकाल लूंगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 2πm अपॉन QB। वैल्यूज पुट करते हैं, सो 2π इंटू m की जगह में प्रोटॉन का मास लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.104 टेस्ला। नाउ 1.6 इंटू 0.104 की वैल्यू कितनी आई है? इट इज 0.167 और न्यूमरेटर में है 1.67, तो अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो वैल्यू मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगी 10। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2π इंटू, now 10 into 10 to the power -27 is 10 to the power -26, 10 to the power -19 न्यूमरेटर में आकर के पावर ऐड होगा, सो -26 + 19 is -7, so it will be 10 to the power -7 सेकेंड, और यही हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू होगी। अब हमारा आखिरी पार्ट बच गया है पिच। पिच निकालने का फॉर्मूला था v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t। तो v की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, थीटा की जगह में 30 डिग्री पुट कर देता हूं, cos 30 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड जिसकी वैल्यू आ रही है 2π इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। ठीक, दिस इज इक्वल टू 2 and 2 आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इज 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू मोर और लेस हमें मिलती है 5.4 के आसपास। ठीक, और यहां पे 2 बाकी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 के साथ। सो 5.4 इंटू 2 की वैल्यू आ जाएगी 10.8 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1.08 मीटर, और इसलिए हमारी पिच की वैल्यू 1.08 मीटर होगी। मतलब जितने समय में प्रोटॉन एक सर्कल कंप्लीट करेगा, प्रोटॉन फील्ड के डायरेक्शन में 1.08 मीटर मूव कर चुका होगा, और ये हमारी पिच की वैल्यू होगी। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज्ड पार्टिकल passes through a zero gravity region, remains undeviated or undeflected,
देन फाइंड द पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। ओके, हमें क्या कह रहा है कि एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की काउंटिंग यहां पे नहीं करनी, उसमें एक चार्ज्ड पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना डेविएट हुए वो मूव कर गया। तो इनमें से कौन सा केस वहां पे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता है? अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड का ये मतलब है पार्टिकल ने अपने पाथ के डायरेक्शन को नहीं बदला, वो एक सीधे रास्ते में मूव कर रहा है। अच्छा, इस बात को लेकर के बिल्कुल नहीं कह रहा है कि उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं हुई होगी, स्पीड की वैल्यू में बदलाव आया हो सकता है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, वो डिफ्लेक्ट या डेविएट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सीधे रास्ते में ही मूव करती गई। स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है, बस इतना है कि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा वो केस हो सकता है समझते हैं। तो जो थ्योरी आज हमने सीखी उसी को यूज करके इस प्रॉब्लम के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा। तो यहां पे तो कोई फोर्स है ही नहीं, फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो यूनिफॉर्म रहेगी। तो इस केस में डिफ्लेक्शन आने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसके लिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, E इक्वल टू 0 बट B इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड है बट फिर भी तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं हो सकता। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। हमने आज जो सेकंड केस पढ़ा था, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट हो तो फील्ड के होने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकता है। और अगर ऐसा हो तो मैग्नेटिक फील्ड के होने के बावजूद भी क्योंकि फोर्स नहीं बन पा रहा तो भी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है और पार्टिकल अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड सीधी जा सकती है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट फिर भी अगर हमने आज एक कॉन्सेप्ट सीखा वेलोसिटी सिलेक्टर का, उसमें क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट थे और इसके कारण जो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू थी वो 0 आ रही थी। तो हो सकता है दोनों ही फील्ड के प्रेजेंस में दोनों ही फोर्सेस हों बट उनका वेक्टर सम 0 हो जाए, और अगर वेक्टर सम 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये केस भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैंडेटरीली होगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, या फिर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तब इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो सकती है, बट डायरेक्शन नहीं बदल सकता। और क्योंकि इस केस में डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो पाथ नहीं बदलेगा, पाथ नहीं बदलेगा तो पाथ स्ट्रेट रहेगा, और इस केस में पार्टिकल भले स्पीड में बदलाव आ रहा हो डिफ्लेक्ट या डेविएट नहीं करेगी, और इसीलिए ऑप्शन 4 भी हो सकता है। और इसी के कारण इस केस में चारों ही ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज देते हैं पार्टिकल के अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड होने की, और इसीलिए चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।